नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चित्रा मुदगल जी की कहानी ब्लेड। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए ब्लेड। सिग्नल पर गाड़ी रोकी तो स्टीयरिंग पर जमे हाथ अनायास कुछ और कस गए, जैसे मन में घुमड़ती बात कहने के लिए उसका शीतल चिपचिपा स्पर्श किसी के साथ होने जैसी अनुभूति से धैर्य बंधाए रखेगा। उस स्पर्शानुभूति से सहसा शक्ति संचार सा हुआ भी, लेकिन बात थी कि सकुचाए होठों में फड़फड़ाने के बावजूद शब्दों का जामा नहीं ओढ़ पाई। लो, बत्ती भी हरी हो गई। मुट्ठियों के कसाव ने ढीले पड़कर फुर्ती से गियर बदला। गाड़ी फर्राटे भरने लगी। ये बेहूदगी है, अभी कहने का साहस नहीं जुटा पाएगा तो निश्चित ही साहब के साथ एकांत मिलना मुश्किल है। आखिर जो कुछ कहना है उसे कह देने में इतना क्यों सकुचा रहा है? साहब साहब हैं, कोई शेर चीता भालू नहीं कि उसकी बात अगर उन्हें नागवार गुजरी तो पिछली सीट से छलांग लगा उस पर झपट पड़ेंगे और चलती गाड़ी से बाहर धकेल देंगे। फिर वह उनका नौकर है, वे मालिक हैं। अपनी आपदा विपदा का रोना वह किसी और से जाकर तो रो नहीं सकता। इसकी तो सहसा वह उत्तेजित होकर झल्लाया। ब्रेक लगाते लगाते गाड़ी बाल बाल बच गई। बिना सिग्नल दिए अचानक दाहिनी ओर से एक मारुति आगे से रास्ता काटती बाईं तरफ सर्र से मुड़ गई। बड़े धैर्य और तत्काल कुशलता से उसने गाड़ी काटी, वरना ये साहब लोग भी अजीब जीव हैं। ठीक से गियर लगाना भी सीख नहीं पाते कि गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं दूसरों की गर्दन रेतने। गलतियां इन्हीं से होती हैं। दुर्भाग्य से अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो दोष सीधे मढ़ देते हैं स्कूटर टैक्सी वालों पर। अब ये अपने गिरेबान में तो झांकने से रहे कि घर में गाड़ी सीख लेने से और पैसे खिला पिलाकर लाइसेंस बनवा लेने से सड़क के पिशाची कायदे कानून भेजे में नहीं बैठते। वे तो तभी बैठते हैं जब बाकायदा ड्राइविंग स्कूल में भर्ती होकर ट्रेनर के पसीने से गंधाते कपड़ों से उपकाते हुए सड़क के दांव पेंच भांजो। धुत साला, कहाँ भटमारी करने लगा। अपनी गाड़ी काट ले गया, समझ लो किला फतेह। फिजूल की बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। चिट्ठी उसकी जेब में है। जेब में दुबकी चिट्ठी जेब में नहीं, बल्कि किसी राक्षस के मायावी पिंजरे में कैद चिड़िया की शक्ल में छटपटाती राजकुमारी चंद्रावल के प्राणों की तरह प्रतीत हो रही है। चिड़िया की मुक्ति ही राजकुमारी के पुनर्जीवन प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। उसकी बिटिया घुंघनू, घुंघनू माने राजकुमारी चंद्रावल, माने कड़वे तेल से तर भूरे घुंघराले बालों में उलझा हुआ एक मासूम गंदुमी गोल चेहरा, दिप दिप करती गोल चमकीली आंखें, मिन मिन करती हुई लड़ियाई बोली, बापू बापू, जे दिल्ली ते हमऊ मैक्सी लेंगे, अब की हमारे ले लेत आइयो। स्टीयरिंग पर घूम रही उसकी उंगलियां अकुलाई वेदना की छटपटाहट से ठंडी बेजान सी हो रही हैं। पड़ोसी गांव का नत्थू मल्लाह आज अचानक खोजते खोजते उससे मिलने साहब के दफ्तर पहुंचा तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसे अपने सामने खड़ा पा वह उछाह से गले लग गया। लेकिन प्रत्युत्तर में नत्थू का उत्साहहीन चेहरा देख मन आशंका से कांप उठा। सब ठीक ठाक तो है? किस्मत अच्छी हती तो पिरान बच गए मोड़ी के, वरना जीप ने तो काऊ कसर न छोड़ी। सुनकर वह अधीर हो बौखलाया। मोड़ी? कौन की मोड़ी? तुम्हारी घुघनू। नत्थू ने कुर्ते की जेब से एक चिट्ठी निकालकर आहिस्ता से उसकी ओर बढ़ा दी। जे बहू ने भिजवाई है। फिर आत्मीयता से उसके कंधे दबाकर सहलाते स्वर में बोला, धीरज खोएबे से कछु बनतु नाही। विगलित सावित्री ने आकस्मिक आघात की मानसिक पीड़ा को उस पर प्रकट न करते हुए धैर्य से लिखवाया था। मौड़ी की बाईं टांग की हड्डी टूट गई है,
जे गांव के विशेषज्ञ डॉक्टर को कहनो है कि इलाज उनके बस को नाए। मालिश मुलिश से हड्डी नहीं बैठने वाली। सही इलाज तो आगरा में ही हो ही सकतु है। विशेषज्ञ डॉक्टर ने जिला अस्पताल के हड्डी के बड़े डॉक्टर के नाम मोको चिट्ठी दई है। बाको कहनो है कि टांग पे जांच फांच के बाद पलस्तर चढ़ेगो, सो प्रीवेट करवाने से इलाज अच्छो होईगो। अब खर्च पानी जो लगेगो सो लगेगो, पर मौड़ी की जिंदगी बेदाग रह जाएगी। जमानो तो जानते ही हो, साबुत हाड़ गोड़ वारी के ही डोले उठने मुश्किल हैं। जे लूली लंगड़ी बनी रही तो कौन छप्पर टप्पर देगो। घर की हालत तुमसे छिपी नाए। मांग जांच के आगरा जाए रहे हैं, पर वासे पार नहीं लगनवारो। सो जितनी जल्दी भेज सको भदावर वाली सरला मौसी के पते पर आगराई मनी आर्डर भिजवाए दो। तुम आवते तो हिम्मत बढ़ती, पर कहूँ तो किस मुँह से कहूँ। नई नौकरी में छुट्टी लेनो ठीक नाए। पीर से हाय हाय करती लल्ली सगरे दिन बापू बापू टेरती है। सब बटेश्वर बाबा के भरोसे है। बस तुम तुरत फुरत रुपया तार के मार्फित भिजवाए दो। तुम्हारा ध्यान किधर है राम खिलावन? सामने सिग्नल नहीं देख रहे? धड़धड़ाते बढ़ते चले जा रहे हो। खच! ब्रेक पर सहसा पांव का दबाव जड़ हो गया। पूरी गाड़ी झटके से झकझोला खा गई। गाड़ी पीछे लो, थोड़ा और पीछे। गनीमत समझो कि पुलिस वाले की निगाह नहीं पड़ी, वरना फौरन चालान ठोक देता। झल्लाए हुए साहब उस पर बिगड़ पड़े। फिर कटाक्ष के थप्पड़ जड़ते हुए बड़बड़ाने लगे। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? जुर्माना जाएगा तो मेरी जेब से जाएगा। तुम्हारा लाइसेंस ले लेगा तब भी खीसा मैं ही ढीला करूं। तुम तो खीसे निपोड़ दोगे। गलती हो गई साहब, बस। उत्तर में वह खामोश बैठा रहा। जवाब ही क्या है? जवाब तो है। इस वक्त चाहे बत्ती हरी हो या लाल, उसका वश चले तो वह सारे कायदे कानून ताक पर रख गाड़ी बाईपास पर मोड़ सीधा आगरा फुर्र हो जाए, जिला अस्पताल के हड्डियों वाले डॉक्टर के पास। साहब हैं कि मामूली सी असावधानी पर उसे जली कटी सुनाए जा रहे हैं। साहब के प्रति मन वितृष्णा से भर उठा। यही होता है उसके साथ। जब भी कलेजे में असहायता का अंधड़ उखाड़ पछाड़ कर रहा होता है, बाहर की हवा भी रंग बदल लेती है। उसके घावों की पपड़ियां खरोंच खरोंच कर खिल्ली उड़ाने लगती है। क्यों नहीं साहब एक पल के लिए भी अपने मालिकाना खोल से बाहर निकल समझना बूझना चाहते कि क्या बात है राम खिलावन, ऐसी गलती तुझसे होती तो नहीं है, फिर आज कैसे तुम्हारी चौकस नज़र चूक रही है। कितना कुछ सही हो जाता बस इतने भर से। पीड़ा से डबडबाया अस्थिर मन सैकड़ों कंधों का आसरा पा लेता, होठों पर लगी संकोच की सांकल खोल देता। साहब मेरी घुघनू, बटेश्वर बाबा की मानता से वरदान मिली एकमात्र जीवित तीसरी संतान, अब उसका जीवन आपके आश्रय है। एक बार एडवांस और दे दीजिए साहब, रुपयों की सख्त ज़रूरत है साहब। होठों पर बरबस कुछ खुलने को हुआ। साहब बोलो। प्रत्युत्तर में एक रूखी गुर्राहट उसकी ओर उछली और एक बारगी पूरी हिम्मत निचोड़ ले गई। घबराहट में मुंह से कुछ और ही निकल गया। ब्रेक ऑयल डलवाना पड़ेगा साहब, ब्रेक पैडल जाम से हो रहे हैं। गैरेज चले जाना कल सुबह और जमाल से ज़रा चेक करवा लेना। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अभी पिछले महीने ही सारे ऑयल बदलवाए गए हैं। जी अच्छा। जी के साथ ही पुनः मुंह पर सील लग गई। स्वयं पर खीज हो आई। क्यों मौका गंवाकर बात बदल दी? पैसे मांगने ही तो जा रहा था, कोई डाका डालने नहीं। साहब के अलावा भला इस परदेश में और कौन सा ठौर ठिकाना है जिससे धेले भर की भी उम्मीद करे कि साहब से नहीं भी कहा तो सुगनू कहार से बंदोबस्त हो जाएगा, या रामेश्वर साहू से। किस्मत की मार देखो कि सुगनू की फैक्ट्री 1.5 महीने से बंद पड़ी है और रामेश्वर की झुपड़िया को म्युनिसिपैलिटी के बुलडोजर लील गए। उसके तो खुद ही सिर छिपाने के लाले पड़े हुए हैं। बेचारा परसों ही तो भागा भागा उससे मिलने साहब के दफ्तर पहुंचा था कि हम एक ही गांव जवार के हैं, उसकी बड़ी कृपा होगी अगर वह अपने गैरेज में कुछ दिनों के लिए उसका झोरा डेरा रख ले।
उसने साहब से पूछे बिना ही लाचारी जाहिर कर दी थी कि ऐसा हरगिज संभव नहीं है, पूछना फिजूल है। साहब ख्वामख्वाह भन्ना और जाएंगे। उसे खटिया डालने की जगह दे दी है, यही क्या कम है। उसके चलते गाड़ी रात भर धूल ओस चाटती, चोरी चमारी का अंदेशा झेलती बाहर खड़ी रहती है। यह एहसास मेम साहब उसे गाहे बगाहे टिकाती रहती हैं। वह पूछने की हिम्मत करे भी तो कैसे? कहीं उसे ही जवाब मिल गया तो? अपनी समझ से वो सब तो ठीक ही किया, पर अनायास खिसियाहट भरा गुस्सा उस पर ना मालूम क्यों तारी होने लगा। यह बैठे बिठाए सड़क पर हुड़दंग करने क्यों निकल गई मती मारी? जानती नहीं कि जीप, ठेला, ट्रैक्टर, बसें जब तब सड़क पर गुजरते रहते हैं। फिर सड़क भी कोई खेल का मैदान है? खेलने की जगह कम है घर के दरवाजे। और जब गई ही थी तो आगा पीछा नहीं देखना चाहिए था। वह भी गाड़ी चलाता है, जानता है कि ऐसे मामलों में ड्राइवर की गलती राई रत्ती नहीं होती। सड़क पर फंसे हकबकाए बच्चे इधर उधर होते न होते सहसा सामने आ भिड़ते हैं। फिर प्राणोप्रण उपाय कर डालो, पर बचने बचाने की सारी कोशिश अकारथ। खैर छोड़ो, वह तो नादान ना समझ मिट्टी का लौंदा है। बाल बुद्धि अपना कुशल अमंगल क्या सोचे। सोचना और निगाह रखना तो सावित्री का काम है। ऐसा क्या ईंट गारा ढोती रहती है जगधरी कि अपनी इकलौती औलाद पर भी नजर नहीं रख सकती। उसे सड़क पर खेलने जाने ही क्यों दिया? अब भोगो करमन को। यह तो 16 आने खौलती कढ़ैया में हाथ देने वाली बात हुई ना। साहब के सामने जुबान तालू से चिपकी बैठी है तो इसीलिए ना कि उनसे एडवांस पहले क्या कम ले चुका है। चिट्ठी कोई आज पहली बार तो आई नहीं। हर बार पैसे देते हुए साहब फुन्नाए हैं। अगले महीने की तनख्वाह से वे पूरा एडवांस काट लेंगे। उनके घर कोई बैंक तो खुला हुआ नहीं है। उन्हें तो पैसे अपनी जेब से ढीले करने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही तनख्वाह का दिन सामने होता है, वह मुंह पर मुर्दनी पोत, गर्दन छाती से गड़ाए दीनतापूर्वक अपनी विपदाओं का रोना रोने लगता है, चिरौरी करने लगता है कि इस महीने वे उस पर रहम खाएं। आते महीने पैसे कटवाने में वो छद्दाम भर भी चूंचा करे तो शर्तियाँ अपना मूत पिए। साहब के सामने वह अपने अभावों के पैबंद उघाड़े तो आखिर कहाँ कहाँ की सीवन तोड़े। घर में नकदी कमाने वाला अकेला वह, ऊसर बंजर मिलाकर कुल जमा 5 बिगहा खेत, तिस पर खाने वाले बड़े भैया और उनकी पहली दूसरी औलाद की आस में बे औलाद बीबियाँ, छाती पर सिलसी धरी मझली राण भौजी और उनके अभागे 3 मोड़ा मोड़ी, खटिया पोंकती अम्मा और घुंघनू समेत अपनी जगधरी। कम खट राग है उसके जी को। लो बस अगले मोड़ से गाड़ी मोड़नी है। यही कोई 8-10 फरलांग नाक की सीध चलकर दाहिने मुड़ते ही वे अपनी कॉलोनी में होंगे और 2 इमारत छोड़कर ठीक घर के नीचे। सामने लगे शीशे से पीछे आती गाड़ियों को टोहने के बहाने उसने कनखियों से साहब को भांपने की कोशिश की। साहब कुछ ढीले ढीले से लगने के बावजूद मूड में नजर आए। पता नहीं क्यों साहब की इस भाव भंगिमा से उसके विचलित हुड़के मन को कुछ राहत सी महसूस हुई। बैग आहिस्ता से साहब की मेज पर सरकाकर वह क्षणांश दुविधा झेलता हुआ अपने से जूझता खड़ा रहा। साहब दरवाजे के पीछे लगी खूंटी से गाउन उतारकर बाहों में डाल रहे थे। उसे कुछ कहने के लिए उद्यत देख वे प्रश्नवाचक मुद्रा में उसके सामने हो गए। उनके कमरे में वह कभी ठहरता जो नहीं। उसके संकोच को उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर झेल लिया। कुछ कहना चाहते हो राम खिलावन? जी बोलो। स्वर की आत्मीय मुलायमियत से उसका तितर बितर आत्मबल सहसा बटुर आया। वह साहस कर बोल पड़ा, कुछ एडवांस चाहिए साहब। क्षण भर पहले के हिम्मत बंधाते चेहरे ने पलक झपकते रंग बदल लिया। एडवांस? भाई तुम भी हद करते हो। मुश्किल से तुम्हें 4-5 महीने हुए हैं काम करते। तनख्वाह के अलावा 400 रुपये एडवांस ले चुके हो। ये समझाओ कि तुम्हारी किस मुंह से हिम्मत पड़ती है दोबारा एडवांस मांगने की। उसे अपनी सांस अपने कानों में बजती महसूस हुई।
एक तिलमिलाहट सिर से पांव तक चिलकी। चाकरी 24 घंटे आपकी बजाता हूँ, आपद विपद पड़े तो किसकी देहरी उगाहूँ। क्या गजब कर रहे हो तुम, यह मौका है तेहा दिखाने का राम खिलावन। उसने आवेश झटक कर स्वयं अपने को फटकार लगाई, फिर स्वर को भरसक विनीत बनाकर लगभग साहब के गोड़ गिरता सा अपना घाव खोलकर बैठा। हिम्मत नहीं हो रही साहब, पर एक बार और मदद कर दें। मेरी बिटिया की टांग टूट गई है, डॉक्टर कहते हैं प्लास्टर चढ़ेगा। प्लास्टर चढ़े बिना हड्डी नहीं बैठने की। लड़की की जात ऐब ने देह पकड़ ली तो पूरा जीवन सराप हो उठेगा। टांग टूट गई? क्षण भर पहले के साहब के भिन्नाए चेहरे पर अनायास करुणा मिश्रित जिज्ञासा उतर आई। लगा कि वे उसके साथ हुए भाग्य के उपहास से मर्माहत हो उठे हैं। अपने दुख का उनके मन पर अपेक्षित प्रभाव पड़ता देख उसका साहस बढ़ा। बेझिझक उसने अपने मन का अंतर्द्वंद साहब पर प्रकट कर दिया। फौरन बुलाया है, छुट्टी करूं तो कैसे करूं? इधर आपके दफ्तर का सम्मेलन भी होने वाला है, फिर पलस्तर तो डॉक्टर ही चढ़ाएगा। जाके क्या कर लूँगा, बस पैसों का इंतजाम। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि क्षण भर पहले बंधी आशा तपते तवे पर पड़ी पानी की बूंद सी छन्न हो गई। साहब के चेहरे पर लबलबाती करुणा कटाक्ष के लावे उगलने लगी। कारण तुम छोटे मोटे नहीं गढ़ते हो राम खिलावन। कभी तुम्हारा बैल मर जाता है तो कभी माँ की आंखों का ऑपरेशन होता है, कभी बीज के बिना खेतों की बुवाई रुकने लगती है, तो कभी बेटी की टांग टूट जाती है। यह बताओ, मेरे यहाँ पैसों की खान खुली हुई है कि जब भी तुम्हारा मुंह खुलेगा फौरन नोटों के बंडल निकालकर थमा दूंगा। पैसे पूरे लेते हो, हारी बीमारी के लिए बचा बुचू कर क्यों नहीं रखते? तुम्हारे इन्हीं लफड़ों के चलते मैं अब तक गाड़ी के ज़रूरी काम नहीं करवा पाया। आगे के दोनों टायर बदलवाने हैं। रिट्रीटेड कभी भी धोखा दे सकते हैं। सीटों की हालत तुम खुद देख रहे हो। तुम्हारे सामने ही तो पिछले महीने सरदार जी से खर्च का अंदाज़ा लिया था। भेज पाया क्या उन तक बनने? भेजने का सोचता हूँ तो तुम अपना रोना लेकर खड़े हो जाते हो। नहीं भाई नहीं, इस बार उम्मीद फिजूल है। मैं इन दिनों बहुत टाइट हूँ। मेरे यहाँ सम्मेलन का चक्कर है। बाहर से आए 4 लोग गाड़ी में बैठेंगे। मुझे सबसे पहले गाड़ी ठीक करवानी है। प्रतिष्ठा का सवाल है। बोलते बोलते वे एकाएक विचार मग्न से खामोश हो गए। लगा कि जैसे वे मौके की नज़ाकत का ख्याल कर अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हों। हुआ भी यही। कुछ संयमित हुए तो निकट आकर कंधे थपथपाकर आश्वासन भरे स्वर में बोले, बीवी को लिख दो राम खिलावन, वह कहीं से मांग जांच कर काम निकाल ले। तनख्वाह मिलने में अब रह ही कितने दिन गए हैं, भेज देना पैसे। और सुनो, घबराना नहीं, इस महीने की तनख्वाह से मैं एडवांस बिल्कुल नहीं काटूंगा। ठीक, अब जाओ। जब साहब सुझाव पर सुझाव देने लगे तो समझ लो उन्होंने गैंडे की खाल ओढ़ ली है। अब वह चाहे जितना रो गिड़गिड़ा ले, उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होने वाला। निराशा और क्षोभ से भरा वह मन ही मन अपने को जब्त करता कमरे से बाहर निकल आया। बीड़ी का धुआं निरंतर उसके सीने में अपनी सर्पीली पगडंडियां बना रहा था। उन पगडंडियों से सरपट दौड़ती आती घुंघरू एकाएक उसके जुड़े घुटनों से चिपक कर ठुनकने लगती है। सटे पांवों पर बैठाकर वह मजबूती से उसकी कोमल बाहें पकड़ लेता है। घुटने आगे पीछे झकझोले खाने लगते हैं। घुनू मनैया कौड़ी पैया गंगा बहैया, गंगा हमका बालू दीन, बालू लय भड़भूंजा का दीन, भड़भूंजा हमका लावा दीन, लावा लावा बीन चबावा, ठुर्री ठुर्री गैया का दीन, गैया हमका दुद्धा दीन, दुद्धा लय हम खीर पकावा, सबको खावा टुटरू टू। उल्लसित घुंघनू उसके पाँव के सहारे अपनी पतली थर्राती टांगे टिकाए तनकर सीधे खड़ी हो जाती है और निडर सी उचकने लगती है। अब बस चलो नीचे उतरो, वह उसे बहलाता है। नाय, मैं नाय उतरन बारी। घुघनू मचल कर जिदियाती है। वह उसे पुचकारते हुए उठाकर छाती पर बैठा लेना चाहता है
कि तभी अचानक घुघनू की तनी हुई टांगें हवा में निर्जीव सी झूल जाती हैं। उफ! बीड़ी फेंक कर वह अनमनाया सा उठ बैठता है और दीवार की ओर हाथ बढ़ाकर बत्ती जला देता है। गैरेज में तो वह अकेला है। तम्बाकू की सुलगी गंध के अलावा कुछ भी तो नहीं है इर्द गिर्द। छलछला रही आंखों के सामने गैरेज की बदरंग दीवार अचानक फिर धुएं की सर्पीली पगडंडियों में परिवर्तित हो उठती है। वह देख रहा है एक उन्मादी भीड़ हवा में मुट्ठियां लहराती उन पगडंडियों पर तेजी से बढ़ी चली आ रही हैं उसकी ओर। वह भी उन लहराती मुट्ठियों के बीच अपनी मुट्ठियां तान उसके स्वर में स्वर मिलाना चाहता है, पर यह क्या, उसके निकट पहुंचते ही वे तनी हुई मुट्ठियां अचानक शिथिल हो लटक जाती हैं। वह हतप्रभ सा उन शिथिल मुट्ठियों को उठा उठाकर तानने की कोशिश करता है। अबे घनचक्कर, गाड़ी जल्दी जल्दी गैराज भेजा कर। क्या मतलब? अपने ग्रीस से चीकट हाथ एक मैले चिथड़े से पोंछते हुए मैकेनिक जमाल भौहें सिकोड़ बड़े अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कराया था। बड़े भोले बन रही है ड्राइवर साहब। लो, मतलब समझाए देरिया में। देख, साहब गाड़ी चलाते नहीं, किधर क्या कल पुर्जा उनको पता नहीं। तू हफ्ते में कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के गाड़ी घंटे 1.5 घंटे के खातिर इधर लाके खड़ा कर दिया कर। फेरे के 5% पक्के। तेरे से पिछले वाले के साथ अपने यही टर्म थे। पगार से तो किसी की सूखी भी नहीं चलती, समझे भैये? सुनकर वह भड़क गया। तुम हमें हेरा फेरी सिखा रहे हो भैया? उसकी त्योरियों से बेअसर जमाल ढिठाई से उसके कंधे पर हाथ मारकर हंस पड़ा। अबे राजा हरिश्चंद्र की औलाद, हेरा फेरी नहीं सिखा रिया, फार्मूला दे रिया मैं तर खाने का। मर्जी तेरी, मत खरीद। फिर उसकी गाड़ी का बोनट खोलकर कुछ इधर उधर जांच परख करने की गंभीरता और कहने लगा, मेरा कोई काम नहीं इसमें। ये जो सेल्फ का फॉल्ट है इलेक्ट्रीशियन का काम है। साहब को बोल गाड़ी इलेक्ट्रीशियन के पास भेजें। किधर तार वार निकला होएगा। बैटरी भी डाउन लगती है, बदलवाते नहीं तो चार्ज ही करवा लें। रास्ते भर जमाल के वाक दिमाग में कील से ठुकते बेचैनी पैदा करते रहे थे। सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा था। साहब कितने भले मानस हैं, कितना विश्वास करते हैं जमाल का। फिर उसका अपना भी ज़मीर है। ज़रूरतों का कोई अंत नहीं। ज़रूरतें तो सुरसा का जबड़ा हैं, जितना उलीचो सब गड़प। वह नहीं पड़ने वाला इस 99 के फेर में। बीड़ी का बंडल खत्म हो गया है और अभी मात्र कुबेरिया बीती है। पूरी रात अजगर सी पड़ी है, कैसे कटेगी? खटिया से उतरकर उसने पायताने रखा पायजामा तहमत के नीचे से ही टांगों में फंसाया। फिर तहमत खटिया पर उछाल गैरेज में ताला डाल लालता पान वाले के खोखे की ओर बढ़ लिया। बीड़ी सुलगाते ही दिमाग में हजारों लट्टू एक साथ लुप लुप करने लगे। उसने महसूस किया कि अपने वश से अनियंत्रित डग एकाएक पलटकर बस अड्डे की ओर बढ़ दिए। ये लो, सड़क की दाहिनी ओर दृष्टि घूमी ही थी कि दूर से 118 आती हुई दिखाई दी। भीड़ बहुत नहीं है, होती भी तो क्या, उसे तो सिर्फ ITO तक ही जाना है। इधर बस सरकी नहीं कि ये पटपड़गंज रहा, ये लक्ष्मी नगर रहा, ये जमुना जी के पुल के पार से गुजरते हुए फ्लाईओवर पार करो नहीं कि बस स्टॉप एकदम सामने। साहब अक्सर कहते रहे हैं, कल भी कह रहे थे कि अब सबसे पहले जो काम करवाना है वो है गाड़ी की सीटें बदलवाने का। जमाल ने उन्हें जिस सीट बनाने वाले सरदार जी से मिलवाया है, साहब को उसका अनुमानित खर्च वाजिब लगा। उन्होंने उसी से गाड़ी की सीटें बनवाने का निश्चय कर भी रखा है। उसी ने गाड़ी की छत भी नई बनाई थी, साहब ने यह भी बताया था। अन्यों की बनिस्बत साहब को उसके काम पर भी भरोसा है। सरदार के काम में सफाई है। उन्होंने उसके सामने अनेक बार उसके काम की प्रशंसा की है। इस जूस स्टैंड वाली गली से थोड़ा भीतर की ओर जाएगा तो दाहिने हाथ की पहली दुकान सरदार जी की ही पड़ेगी। सरदार जी काम में मगन थे। उसकी आहट सुनकर उन्होंने बहुत व्यस्त मुद्रा में गर्दन ऊपर उठाई। सेवा बताओ जी।
3149 की छत आपने ही बनाई थी? उसने हिचकते हुए पूछा। बनाई थी जी। सरदार जी उसकी उपस्थिति में विशेष रुचि न दर्शाते हुए फिर से अपने काम में जुट गए। बावजूद इसके उसने आश्वस्ति की सांस ली। सरदार जी गाड़ी पहचानते हैं, वरना बात चलानी ही मुश्किल हो जाती। दिन में 50 गाड़ियों से वास्ता पड़ता रहता होगा उनका। याद रख पाना मामूली बात नहीं। वो क्या है ना कि हमारे साहब आपसे गाड़ी में नई सीटें डलवाने का हिसाब ले गए थे बहुत पहले जी। मैं उनका ड्राइवर हूँ, राम खिलावन। देखा है तेरे को। आगे वह कुछ कहने को हुआ तो अचानक उसे अपना गला सूखता महसूस हुआ। भीतर स्वयं से ही हाथापाई शुरू हो गई। ठीक वैसे ही सनसनी भरी धुकधुकी सीने में धबधबाती महसूस हुई, जैसे वह किसी चीज को लोगों की आंखें बचाकर जेब में डाल लेने की फिराक में हो और पूरी सतर्कता से निकल भागने की भी। यह चोरी है, बेईमानी है। क्यों? चोरी कैसे? साहब के घर में सेंध मारी है क्या? सेंध नहीं मारी तो फिर कुछ नहीं। जिसमें से वह हिस्सा मांगने जा रहा है वह रकम तो साहब ने सोच विचार कर स्वयं ही सरदार जी को देने स्वीकार की है। वह तो उसी में से नहीं। फिर बेवकूफ़ी। फालतू की टिटिर पिटिर में पड़ते रहोगे तो राम भजो। साहब सीटें बनवाने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। तुम्हारी घुघनों की टांग टूटी रहे तो टूटी रहे। किधर सैर करने लगे जी? उसकी लंबी चुप्पी पर सरदार जी ने कुछ बेरुखी से टिप्पणी की, मानो उनके समय की खोटी हो रही हो। वह अचकचाया। बस ऐसे ही, आप काम में लगे रहो। अजीब बादशाह, काम तो 24 घंटे की मगजमारी है जी। आप तो गड्डी की बात कर रहे थे। गड्डी तो आपके साहब ने अभी भेजी नहीं। किसी और से सीटें डलवा ली क्या? नहीं। सरदार जी की खुली खुली बातचीत से उसका साहस जुटने लगा। काम तो अभी नहीं हुआ है। साहब करवाएंगे, पर पता नहीं कब। मान लो। सरदार जी पलक झपकते उसका आशय भांप गए। हंसकर बोले, बहुत बकत लेते हो जी काम की बात में। गड्डी कल लाकर खड़ी कर दो, आपकी 5% पक्की जी। वह बेबाक हो आया। आपने 3000 का हिसाब बताया है साहब को, उसमें से मुझे बस 5%। 100 रुपल्ली में क्या बनेगा? सरदार जी थोड़ा उखड़े। ओए सीधे सीधे बोल ना, जलेबी ना बना। बिजनेस लाकर देने वाले को हम नाखुश नहीं रखते। वह होंठ चबाता असमंजस में पड़ गया। कितना कहना उचित होगा? कहीं ऐसा न हो कि वह ज़्यादा बोल जाए और सुनते ही सरदार जी बिदक उठें। बिदक जाएंगे तो कौन सी अनहोनी घट जाएगी। तेवर देख फौरन पलटी मार लेगा। अभी तो कम से कम 300 की ज़रूरत है। कम से कम 300 तो दीजिए ही, काम भी बड़ा है। कहकर अपने दुस्साहस पर वह स्वयं चकित हो उठा। सरदार जी मूँछों ही मूँछों में मुस्कुराए। काके, तू तो आसमान में सिड्डी लगा रहा है। इतने मुनाफे की गुंजाइश थोड़ी ही होती है। फोम का काम करना है। चल एक ही बात, 250 ले लेना, छुट्टी कर अब। ठीक, मैं कल ही गाड़ी हाथ में देता हूँ, मगर मेरी एक शर्त और है। वह अपनी तरंग भरती प्रसन्नता को बरबस ऐड लगाते हुए सहज स्वर में बोला, पैसे मुझे एडवांस चाहिए सरदार जी। ओए, चित भी मेरी पट भी मेरी, तू तो हद करता है। सरदार जी ने बिगड़कर गर्दन ऊपर उठाई। फिर अगले ही क्षण पता नहीं क्या सोचकर एकदम समझौते वाला भाव ओढ़ लिया। चल ठीक है, इधर हाथ पर एडवांस रखवा, उधर तू अपना एडवांस ले। एडवांस नहीं, पूरी रकम। चल, पूरी रकम। उसका दिमाग आगामी क्रियाकलाप का ताना बाना बुनने लगा। मान लो कल ही उसे पैसे मिल गए और अगर परसों तार से मनी ऑर्डर करवा देगा तो परसों है मंगल, बुध, बिफ्फे, शुक्र को अवश्य पैसे सावित्री को मिल जाएंगे। वह मानो बोझ से मुक्त होकर रुई के फाहे सा हल्का हो आया। सरदार जी से राम राम कर बस स्टॉप की ओर बढ़ा तो बरबस होठों पर कजरी की एक अधूरी पंक्ति मचलने लगी। सुबह गाड़ी धोने के बहाने जैसे ही उसने भीतर की सफाई के लिए पिछला दरवाज़ा खोला, उसका एक हाथ फुर्ती से
अपने कुर्ते की ऊपरी जेब में यत्न से रखे ब्लेड पर चला गया। ब्लेड निकालकर वह पिछली सीट पर पोंछा मारने की मुद्रा में झुक गया और बड़ी चतुराई से उन जोड़ों पर ब्लेड फिराने लगा जहां पहले से ही सिलाई कुछ खींच रही थी और रैगजीन के उधर जाने की संभावना थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।